everyone, welcome to our YouTube चैनल विनायक क्लासेस। हम पढ़ रहे थे मौर्य वंश के बारे में और मौर्य वंश के बारे में हमें मुख्य रूप से 3 राजाओं के बारे में पढ़ना था। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और उसका पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में उसका पुत्र अशोक। ठीक है, चंद्रगुप्त का पुत्र है बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र है अशोक। हमें मुख्य रूप से इन 3 ही राजाओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में हम इससे पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक महान के बारे में। विश्व के इतिहास में केवल 3 ही राजाओं के नाम के आगे महान शब्द लगता है, जिसमें सिकंदर महान, उसके बाद में अशोक महान और तीसरा है अकबर महान। सिकंदर महान के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने इससे पीछे वाले वीडियो में पढ़ी थी कि सिकंदर महान विश्व विजेता का सपना लेकर के और पूरे विश्व पर आक्रमण करता है, और जब उसके विजयी रथ का जो पहिया है वो भारत में आकर के चंद्रगुप्त मौर्य के सामने रुक जाता है। जब सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण करता है और चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना है उससे सेल्यूकस निकेटर की सेना उससे पराजित होती है। ठीक है, उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में संधि करनी पड़ती है। कुछ क्षेत्र उसने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, साथ ही अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर को करना पड़ा। तो यहाँ से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के या मौर्य वंश के या फिर भारत के संबंध यूनान के साथ में। ये संबंध जारी रहते हैं बिंदुसार के साथ भी। बिंदुसार के भी संबंध यूनान के शासकों के साथ थे। तो इन राजाओं के बारे में, बिंदुसार और चंद्रगुप्त के बारे में हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। सम्राट अशोक महान, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, यानी 273 ईसा पूर्व में यह राजा बनता है। लेकिन इसके राजा बनने का जो संघर्ष है या जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा माना जाता है कि सिंहली अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके उसके बाद में सिंहासन पर बैठा था। ऐसा मानती है सिंहली अनुश्रुति। यानी लगभग 4 वर्षों का उत्तराधिकार संघर्ष चला। उत्तराधिकार संघर्ष चलने के बाद में अपने 99 भाइयों का इसने वध किया, और वध करने के पश्चात ये सिंहासन पर बैठा था। और लगभग 4 साल के बाद में 269 ईसा पूर्व में इसने सही ढंग से विधिवत रूप से अपना राज्याभिषेक फिर से करवाया था। तो सम्राट अशोक महान का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व। ठीक है, राज्याभिषेक होने से पूर्व सम्राट अशोक है वह उज्जैन, इसको हम अवंतिका भी बोलते हैं, उज्जैन का ही नाम है अवंतिका, उज्जैन का ये गवर्नर था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि राज्याभिषेक से पूर्व, सम्राट बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो आपको ध्यान रखना है कि सम्राट बनने से पूर्व या राज्याभिषेक होने से पूर्व अशोक उज्जैन का गवर्नर था। ठीक है, इसकी माता का नाम सुब्रदांगी धर्मा या जनपद कल्याणी, ये एक ही है, तीनों ही एक ही महिला के नाम है, सुब्रदांगी धर्मा या जनपद कल्याणी। ये सम्राट अशोक की माता का नाम है। ठीक है, सम्राट अशोक की कई पत्नियां थी, जिसमें से हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसकी एक पत्नी है देवी। इसके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? इसके बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था संघमित्रा और पुत्र का नाम था महेंद्र। इन दोनों ने ही आगे चल के श्रीलंका में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो वो किया था संघमित्रा और महेंद्र ने। संघमित्रा और महेंद्र कौन थे? अशोक के पुत्र थे, पुत्र और पुत्री। सेकंड है इसमें, इसकी पत्नी का नाम है पद्मावती। पद्मावती, और इससे अशोक को एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था कुणाल। इसके पुत्र का नाम क्या था? कुणाल। इसके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? इसके बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसकी जो तीसरी पत्नी थी जिसका नाम था तिस्यरक्षा, इसकी तीसरी पत्नी जिसका नाम था तिस्यरक्षा, इसने कुणाल की आंखें फुड़वा दी थी। यानी इसके पुत्र की आंखें इसने फुड़वा दी थी, और इसी कारण
फिर सम्राट अशोक ने तिष्यरक्षा को जिंदा जलवा दिया था, यानी तिष्यरक्षा ने कुणाल की आंखें उड़वा दी, जिसके कारण अशोक ने तिष्यरक्षा को जिंदा जलवा दिया था। ठीक है, तो ये तो हुई इसके राज्याभिषेक के बारे में बात। और इसकी माता का नाम सुभद्रांगी धर्मा या धर्मपद कल्याणी, इसकी पत्नी का नाम देवी, जिसके एक पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी यहाँ पर संघमित्रा, और दोनों ने मिलकर के आगे चल के श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसकी दूसरी पत्नी पद्मावती, जिसका पुत्र था कुणाल, और कुणाल की आंखें फुड़वा दी थी इसकी तीसरी पत्नी तिष्यरक्षा ने, जिसको सम्राट अशोक ने जिंदा जलवा दिया था। अब आजीवक मुनि है पिंगल वत्सजीव। आजीवक संप्रदाय के मुनि थे पिंगल वत्सजीव। इन्होंने सबसे पहले भविष्यवाणी की थी कि अशोक ही सम्राट बनेगा या राजा बनेगा, क्योंकि बिंदुसार के बहुत सारे पुत्र थे और अशोक उसमें सबसे बड़ा पुत्र नहीं था। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो राजा का सबसे बड़ा पुत्र होता है वही उसके राज्य का उत्तराधिकारी होता है, लेकिन पिंगल वत्सजीव ने कहा था कि सम्राट अशोक ही राजा बनेगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि आजीवक संप्रदाय के कौन से मुनि ने सम्राट अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी, तो वो थे पिंगल वत्सजीव। इसके अलावा कल्हण की एक पुस्तक है राजतरंगिणी। कल्हण की पुस्तक है राजतरंगिणी, और कल्हण के अनुसार अशोक ने कश्मीर के अंदर श्रीनगर की स्थापना की थी। कश्मीर के अंदर श्रीनगर जो राज्य है, जो कि अभी प्रिंसली स्टेट है, श्रीनगर की जो स्थापना है वो सबसे पहले किसने की थी? वो की थी सम्राट अशोक ने। और सम्राट अशोक ही कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक था। कश्मीर का जो प्रथम मौर्य शासक था वो अशोक ही था, यानी कश्मीर तक बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य नहीं पहुंच पाए थे। सबसे पहले कश्मीर अगर कोई गया था यहाँ या वहां पर सत्ता स्थापित की थी तो वो थे सम्राट अशोक। इसके अलावा कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था, यानी भगवान शिव को मानने वाला था, उनकी पूजा करता था, तो ये शिव का उपासक था। तो यह बातें आपको ध्यान में रखनी है कि ये बातें किस में कही गई है। श्रीनगर की स्थापना, कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक, शिव का उपासक, ये किसने कहा था? ये कहा था कल्हण ने। कल्हण जिसकी पुस्तक का नाम है, बहुत ही फेमस पुस्तक है राजतरंगिणी, यानी कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना तो की, साथ ही अशोक ने नेपाल के अंदर देवपतन या ललित पाटन, एक ही नगर का नाम है, देवपतन या ललित पाटन नाम के नगर की भी स्थापना सम्राट अशोक ने नेपाल के अंदर की थी। यानी नेपाल भी सम्राट अशोक के मौर्य साम्राज्य के अंदर था। ये ध्यान रखना है आपको, नेपाल अशोक के साम्राज्य के अंदर था, लेकिन भारत का जो स्टेट है अभी असम, ये मौर्य साम्राज्य से बाहर था, ये मौर्य साम्राज्य के अंदर नहीं था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था, तो वो आपको ध्यान रखना है कि असम मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था। ठीक है, ये तो इसकी सामान्य जानकारी हुई। इसके बाद सम्राट अशोक की जब बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण उसके एक युद्ध के बारे में अवश्य चर्चा की जाती है, वो है कलिंग युद्ध या कलिंग आक्रमण। ये वो युद्ध है जिसने सम्राट अशोक के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया था। सम्राट अशोक को खूनी से एक धर्मात्मा के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तो ये जो कलिंग आक्रमण है, ये कलिंग युद्ध है, ये कब हुआ था? तो ये आक्रमण किया था सम्राट अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष के अंदर, यानी 269 ईसा पूर्व में ये शासक बनता है, विधिवत रूप से राज्याभिषेक करवाता है, और लगभग 8 साल बाद में यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि शासन के कौन से वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था, और आक्रमण करने का जो कारण है वो कारण थे व्यापारिक कारण। इतिहासकारों के अनुसार व्यापारिक कारणों से सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। साथ ही उसने वहां पर 2 प्रशासनिक केंद्र भी स्थापित किए थे। एक तो उत्तरी केंद्र स्थापित किया था तोसली, जो कि उस समय कलिंग की राजधानी थी।
साथ ही दक्षिणी केंद्र स्थापित किया था जोगड़ या संपा। तो जोगड़ या संपा इसका दक्षिणी केंद्र था, जबकि तोसली उसका उत्तरी केंद्र था। ये दो प्रशासनिक केंद्र इसने वहां पर स्थापित किए थे ताकि वहां से सत्ता को सही ढंग से चलाया जा सके। इस कारण से सम्राट अशोक ने वहां पर दो प्रशासनिक केंद्र भी स्थापित किए थे। तो ये भी एग्जाम में यहाँ से अच्छा प्रश्न बन सकता है कि कलिंग के अंदर कौन कौन से दो प्रशासनिक केंद्र सम्राट अशोक ने स्थापित किए थे। तो तोसली और जोगड़, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब है कलिंग आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो कलिंग आक्रमण की जो जानकारी है वो जानकारी हमें मिलती है 13वें शिलालेख से। अशोक के जो शिलालेख है उसमें से जो 13 नंबर का शिलालेख है, तो 13वां शिलालेख है, वहां से हमें कलिंग आक्रमण की जानकारी बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि अशोक के कौन से शिलालेख से हमें उसके कलिंग आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि 13वें शिलालेख से 13 नंबर जो शिलालेख है वहां से हमें कलिंग आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। अब कलिंग पर जब आक्रमण किया था सम्राट अशोक ने, तो वहां का राजा कौन था, वहां का शासक कौन था। उस समय हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, उस अभिलेख के अनुसार वहां पर नंदराज नाम का कोई व्यक्ति है जो कि शासन कर रहा था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर नंदराज का शासन था। ठीक है, अब ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के अंदर लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। भीषण इसमें जो है खूनी संघर्ष हुआ, कई लोग इसमें लाखों की संख्या में इसमें लोग मारे गए। और जब इतने सारे लोग मारे गए तो सम्राट अशोक का हृदय यहाँ पर परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने के बाद इस युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं किया। इसने युद्ध धर्म को त्याग करके और धर्म घोष को अपनाया, यानी युद्ध घोष को त्याग दिया इसने और धर्म घोष को अपनाया। यानी इस युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने कोई प्रकार का या किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं किया। ये सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध था। इसके बाद में इसने युद्ध घोष को त्याग दिया और धर्म घोष को अपनाया। ये धर्म घोष क्या है, अशोक का धर्म क्या है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने युद्ध घोष को त्याग करके धर्म घोष को अपनाया। तो कलिंग आक्रमण के पश्चात, कलिंग युद्ध के पश्चात इसने धर्म घोष को अपनाया। ठीक है, तो ये हो गया कलिंग आक्रमण। इसके बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं वो यही है कि कौन से वर्ष में इसमें कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग पर आक्रमण का कारण क्या था, कलिंग में उसने कौन कौन से केंद्र स्थापित किए, कलिंग आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, साथ ही उस समय वहाँ पर किसका शासन था, कौन से अभिलेख के अनुसार। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ प्रश्न बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं अशोक के धर्म के बारे में, यानी अशोक का धर्म क्या था या अशोक किस धर्म का उपासक था। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि मौर्य वंश के जो तीनों ही महान शासक हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक, तीनों के ही धर्म अलग अलग थे, यानी तीनों ही अलग अलग धर्म के उपासक थे। सबसे पहले हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार जो कि आजीवक धर्म का उपासक था। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे अशोक, तो अशोक यहाँ पर बौद्ध धर्म का उपासक था, यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इससे पहले अभी हमने पढ़ा था कि कल्हण की जो राजतरंगिणी है उसके अनुसार जो अशोक है वो शिव का उपासक था, यानी भगवान शिव का उपासक था। इसने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी और वहाँ पर शिव जी का मंदिर भी वहाँ पर उसने बनवाया था। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है कि ये शिव का उपासक था। लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं जिससे ये निश्चित हो जाता है कि अशोक जो है वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब इसमें अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने करवाया या अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसमें सबसे पहला नाम आता है मोगलीपुतत्तिस। मोगलीपुतत्तिस ऐसा मानते हैं कि मोगलीपुतत्तिस से प्रभावित होकर ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था या इन्होंने बौद्ध धर्म में इनको दीक्षित करवाया था। लेकिन दीपवंश और महावंश, ये दो महाकाव्य है, इनके अनुसार जो सुसीम का पुत्र है निग्रोध, जो कि स्वयं एक बौद्ध भिक्षु बन गया था, निग्रोध, सुसीम कौन है, सुसीम भी बिंदुसार का पुत्र है, यानी अशोक का भाई है।
और उसका पुत्र था निग्रोध। यह स्वयं एक बौद्ध भिक्षु था और ऐसा मानते हैं कि निग्रोध से प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये बात कही गई है दीपवंश और महावंश के अंदर। जबकि दिव्यावदान नाम की एक पुस्तक है और चीनी यात्री है हैनशांग, इसके अनुसार सम्राट अशोक ने उपगुप्त के कहने पर या उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, जो भी हो, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो अशोक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे हम कुछ पढ़ेंगे इसमें विशेष बातें, इससे और स्पष्ट हो जाता है कि अशोक बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी। बोध गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु ये सभी बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान माने जाते हैं। तो इसने अपने शासन के 10वें वर्ष के अंदर बोध गया की यात्रा की थी, जबकि अपने शासन के 20वें वर्ष के अंदर इसने लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो एग्जाम में सीधा प्रश्न यहां से पूछ सकते हैं कि अशोक ने अपने शासन के कौन से वर्ष में बोध गया की यात्रा की और कौन से वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। तो यह आपको याद में रखना है कि 10वें वर्ष में इसने बोध गया की यात्रा की, जबकि 20वें वर्ष में इसने लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित था कि जब इसने लुम्बिनी की यात्रा की तो इसने लुम्बिनी के लोगों को धर्म कर से मुक्त कर दिया था, यानी वहां पर किसी भी प्रकार का रिलीजियस टैक्स नहीं लगेगा, इस प्रकार की घोषणा इसने लुम्बिनी में की। जबकि जो भूमि कर है, जो भू राजस्व है, उसकी दरों को भी कम कर दिया था, यानी भू राजस्व की दरों को 1/4 से घटा करके 1/8 कर दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसने लुम्बिनी के अंदर धर्म कर हटा दिया था, धर्म कर से मुक्त कर दिया था, जबकि जो भूमि कर है, भू राजस्व है, लैंड रेवेन्यू है, उसको भी बहुत हद तक कम कर दिया था। 1/4 से उसको कम करके 1/8 कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा अशोक का अभिलेख है भाब्रू अभिलेख, उसके अंदर अशोक बुद्ध, संघ और धम्म की शरण में जाने की बात करता है। यानी भाब्रू अभिलेख पर यह कहा गया है, ये लिखा गया है कि अशोक ऐसा मानता है कि उसको बुद्ध, संघ और धम्म की शरण में जाना चाहिए। तो इस प्रकार का जो उल्लेख है वो हमें भाब्रू अभिलेख में मिलता है, जो कि ये प्रमाणित करता है कि जो अशोक है वो बौद्ध धर्म से प्रभावित था या बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके अलावा एक और प्रमाण मिलता है हमें अशोक का बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का, वो है कि इसने तृतीय जो बौद्ध संगति है उसका आयोजन सम्राट अशोक ने स्वयं करवाया था। तृतीय बौद्ध संगति का इसने आयोजन करवाया था 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अंदर मोगली पुतत्तिस की अध्यक्षता में। इसका तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? मोगली पुतत्तिस। कब करवाया था? 255 ईसा पूर्व में। कहां पर करवाया था? तो ये करवाया था पाटलिपुत्र में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अशोक ने कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। कब करवाया था? 255 ईसा पूर्व में। कहाँ करवाया था? तो पाटलिपुत्र में करवाया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे मोगली पुतत्तिस। तो इससे भी हमें ये प्रमाणित होता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, बिंदुसार आजीवक और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ये तो हो गया अशोक का धर्म। अब हम बात करते हैं अशोक के धम्म की। अभी हमने बात की थी कि कलिंग पर जब आक्रमण किया, कलिंग आक्रमण के पश्चात अशोक ने युद्ध घोष को छोड़ करके, उसको त्याग करके और धम्म घोष को अपनाया था। तो ये धम्म घोष क्या है या धम्म क्या है? अशोक का धम्म क्या है ये हम पढ़ते हैं। अशोक का धम्म कुछ नहीं है, वास्तव में ये एक आचार संहिता है। यानी अशोक ने स्वयं ने एक आचार संहिता, एक नियमावली बनाई है, एक प्रकार का संविधान बनाया है जिसको अशोक का धम्म कहते हैं। ये आचार संहिता क्या है, इसमें किस प्रकार की बातें हैं या किस प्रकार के नियम अशोक ने बनाए थे। अशोक ने इसमें कहा था कि हम सभी व्यक्तियों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये इसकी फर्स्ट आचार संहिता का फर्स्ट रूल है। माता पिता की सेवा करना, अतिथि का सम्मान करना, साफ सफाई रखना या फिर जो भी संसारिक जो कल्याण की बातें हैं वो सभी इस आचार संहिता में कही गई है। तो जो अशोक का धम्म है उसके अंदर सभी प्रकार की आदर्शवादी और अच्छी और सच्ची बातें हैं, उनका संकलन उसके धम्म के अंदर मिलता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में प्रश्न है कि अशोक का धम्म क्या है, तो अशोक का धम्म उसकी एक आचार संहिता है। ठीक है, माता पिता की सेवा करना।
अशोक ने तो यहाँ तक कि बिना माता पिता की या जो भी उसके आश्रित है, किसी व्यक्ति के जो आश्रित है, चाहे माता पिता हो या बच्चे हो, उनके लिए समुचित व्यवस्था किए बिना अगर कोई व्यक्ति भिक्षुक बनता है तो उसके लिए अशोक ने दंड का भी प्रावधान किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसने अपने शासन के 13वें वर्ष के अंदर धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। महामात्र का मतलब होता है मंत्री, यानी नगर के अंदर या राज्य के अंदर कौन सा व्यक्ति उसकी आचार संहिता का पालन कर रहा है या कि नहीं कर रहा है, उसके लिए दंड का प्रावधान करना या उसके लिए न्याय की व्यवस्था करना, सभी प्रकार के कार्यों के लिए इसने एक मंत्री की नियुक्ति की थी, जिसको धम्म महामात्र बोलते हैं। कब की थी? अपने शासन के 13वें वर्ष के अंदर। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें अशोक के 5वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया धम्म। अब उसके बाद में अशोक ने क्या किया, ये जो धम्म की शिक्षाएं थी, इन शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए इसने जगह जगह पर शिलालेख लिखवाए, स्तंभ लेख लिखवाए या फिर गुहा लेख लिखवाए। ठीक है, तो इस धम्म की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार हेतु इसने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए। वो अभिलेख इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। शिलालेख यानी पत्थर के ऊपर जो लिखवाए थे उसको शिलालेख बोलते हैं। स्तंभ लेख, स्तंभ के ऊपर जो लेख लिखवाए। गुहा लेख, इसका मतलब गुफाओं के अंदर जो लेख लिखवाए उनको हम गुफा लेख बोलते हैं। शिलालेख को 2 भागों में बांट सकते हैं। वृहत शिलालेख यानी बड़े बड़े पत्थरों पर जो लिखवाए हैं। लघु शिलालेख, इसी प्रकार स्तंभ लेख को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, वृत्त स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। इनके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अशोक का धर्म और अशोक का धम्म। अब पढ़ते हैं हम अशोक के शिलालेखों के बारे में। और अशोक के जो शिलालेख हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक तो वृहत शिलालेख है और एक लघु शिलालेख। पहले हम पढ़ते हैं इसके वृहत शिलालेखों के बारे में। इसके जो वृहत शिलालेख हैं उनकी संख्या 14 है। इनकी संख्या 14 है, यानी 14 वृहत शिलालेख है जो कि हमें 8 जगहों से प्राप्त होते हैं, यानी 8 स्थानों से हमें ये 14 शिलालेख प्राप्त होते हैं। और इन शिलालेखों को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास अगर किसी ने किया था तो वो प्रयास किया था जेम्स प्रिंसेप ने। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। तो यहाँ से ये प्रश्न एग्जाम के लिए बन सकता है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था? तो वो किया था जेम्स प्रिंसेप ने। शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो वो है 14। कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो वो हमें 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। वो 8 स्थान कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले 2 है शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों ही वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में है। और इनके ऊपर जो लिखा गया है, जो अभिलेख है, वो खरोष्ठी लिपि में है। खरोष्ठी लिपि में ये अभिलेख लिखे गए। तो आपको जगह का नाम और वहाँ पर जो अभिलेख लिखा गया है वो कौन सी लिपि में है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों ही अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों ही अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं और ये हमें प्राप्त होते हैं पेशावर पाकिस्तान से। थर्ड जो है वो है गिरनार। गिरनार हमें प्राप्त होता है जूनागढ़ गुजरात और ये जो अभिलेख है ये ब्रह्मी लिपि में है। ठीक है, जूनागढ़ गुजरात से जो अभिलेख प्राप्त होता है वो है गिरनार और ये ब्रह्मी लिपि में है। इसके बाद धौली, ये उड़ीसा में है, ये भी ब्रह्मी लिपि में है। कलसी उत्तराखंड, ये भी ब्रह्मी लिपि में है। जोगढ़ उड़ीसा, ये भी ब्रह्मी लिपि में है। सोपारा महाराष्ट्र, ये भी ब्रह्मी लिपि में है। जबकि एररगुड़ी आंध्र प्रदेश जो है ये खरोष्ठी और ब्रह्मी दोनों ही लिपि में लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अशोक के अभिलेखों में वो कौन सा अभिलेख है जो कि खरोष्ठी और ब्रह्मी दोनों लिपि में लिखा गया है, वो है एररगुड़ी आंध्र प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि में 2 अभिलेख हैं, कौन कौन से? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। उसके बाद ब्रह्मी लिपि के अंदर ये सारे अभिलेख गिरनार, धौली, कलसी, जोगढ़, सोपारा, ये सभी अभिलेख जो है वो ब्रह्मी लिपि में है, जबकि एररगुड़ी दोनों ही लिपि में है। तो ये 8 जगहों से हमें कुल 14 अशोक के शिलालेख हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनके शिलालेखों के बारे में जो मुख्य जानकारियाँ थी वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे हमने बात की थी कि इसका जो 13वां शिलालेख है वहाँ से हमें कलिंग के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
ठीक है, ये वृहत शिलालेख है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लघु शिलालेख के बारे में। जो अशोक के लघु शिलालेख है उससे हमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है, यानी अशोक का नाम क्या था, उसके माता पिता कौन थे, उसका जन्म कैसे हुआ, उसने कौन से धर्म को अपनाया, या उसने अपने बारे में कौन कौन सी बातें लिखी है, वो सभी बातें जो है वो अशोक की व्यक्तिगत जानकारियां हैं, वो हमें लघु शिलालेख से प्राप्त होती है। ये शिलालेख कुछ इसमें जैसे मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलम, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलम, ये 4 यहाँ पर लघु शिलालेख हैं और इन शिलालेखों के अंदर अशोक के नाम की जानकारी मिलती है। ठीक है, जबकि जो मास्की शिलालेख है वहाँ से उसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। ठीक है, अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य, तो एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कौन से लघु शिलालेख में कहा है, तो वो मास्की शिलालेख में कहा है। तो मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलम, ये जो 4 लघु शिलालेख हैं इसमें हमें अशोक के नाम की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये हो गए इसके लघु शिलालेख। लघु शिलालेखों की संख्या हालांकि और भी है, लेकिन मुख्य रूप से हमें इन 4 के बारे में ही ध्यान रखना है। इसके बाद ये तो हो गए लघु शिलालेख और वृहत शिलालेख। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्तंभ लेख के बारे में। स्तंभ लेख को भी 2 भागों में बांटा गया है, वृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वृहत स्तंभ लेख के बारे में। ये जो वृहत स्तंभ लेख है इनकी संख्या 7 है और ये हमें 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं, यानी 6 जगहों से हमें 7 स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। तो वृहत स्तंभ लेख में फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभ लेख है ये पहले कौशाम्बी में था, यानी मूल रूप से इसका जो स्थान है वो कौशाम्बी था। देखिए, इन अभिलेखों के बारे में आपको केवल इनके बारे में जानकारी, थोड़ी थोड़ी इसके बारे में जो जानकारियां हैं वो होनी चाहिए, इतना आपको इसमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखना है कि ये स्तंभ लेख कहाँ था और कौन सा शासक इसको दूसरी जगह लेकर गया। जैसे प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है ये कौशाम्बी में था, अकबर जब आया तो अकबर ने इस स्तंभ लेख को इलाहाबाद के किले में लगवा दिया। बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न सीधा आएगा, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख को इलाहाबाद के किले में किसने लगवाया था, तो अकबर ने लगवाया था। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा, टोपरा का मतलब है यहाँ पर हरियाणा, यानी मूल रूप से ये स्तंभ लेख हरियाणा में था, टोपरा में था, और फिरोज शाह तुगलक जो है वो इसको दिल्ली लेकर आया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली में स्थापित करवाया था या दिल्ली में लगवाया था। तो ये याद रखना है आपको, दिल्ली टोपरा अभिलेख को दिल्ली में किसने लगवाया था, तो ये हरियाणा में था पहले मूल रूप से, दिल्ली इसको लेकर आया था फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक के 7 लेख मिलते हैं। एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिसमें अशोक के 7 लेख एक ही अभिलेख के अंदर मिलते हैं। जो 7वां लेख है इसके अंदर आजीवक संप्रदाय का उल्लेख किया गया है। दूसरे लेख के अंदर अशोक ने कल्याण की, दान की, दया की, इस प्रकार की बातें की है। जबकि तीसरे अभिलेख के अंदर अशोक ने उन कार्यों का उल्लेख किया है जो कार्य करने योग्य नहीं है, जैसे लूटपाट नहीं करनी चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के जितने भी जघन्य अपराध हैं जो कि करने योग्य नहीं हैं, उन कार्यों का जो उल्लेख है वो अशोक ने तीसरे लेख में किया है। ठीक है, तीसरे लेख के अंदर नहीं करने योग्य कार्यों का उल्लेख किया है। दूसरे लेख के अंदर अशोक ने दान, दया, कल्याण, इस प्रकार की बातें की है। 7वें लेख के अंदर आजीवक संप्रदाय का उल्लेख किया है। तो ये कुछ मुख्य वृहत स्तंभ लेख हैं, जिसमें 2 ही महत्वपूर्ण हैं, प्रयाग प्रशस्ति और दिल्ली टोपरा। ये याद रखना है, प्रयाग प्रशस्ति कौशाम्बी में था, अकबर ने इसको इलाहाबाद के किले में लगाया। जबकि दिल्ली टोपरा जो है ये टोपरा हरियाणा में था और इसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में लेकर आया था। एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक के 7 लेख हमें मिलते हैं। तो ये वृहत स्तंभ लेख है। तो ये समझ में आया। एक तो है आपके वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख। ठीक है, वृहत शिलालेख 14 है, 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उन 8 स्थानों का नाम है, और वहाँ से जो लेख हमें मिले हैं, वो अभिलेख मिले हैं, वो कौन सी लिपि के अंदर है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और इन अभिलेखों को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था शिलालेखों का, वो जेम्स प्रिंसेप 1837। वृहत लघु शिलालेख है, उसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है हमें, तो उनके अंदर हमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि मास्की के अंदर हमें, मास्की जो लघु शिलालेख है उसमें
अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये वृहत स्तंभ लेख, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, अब देखिए अशोक की लघु स्तंभ लेख। वृहत स्तंभ लेख अभी हमने पढ़े, इसके बाद में हम पढ़ते हैं अशोक के लघु स्तंभ लेख। अशोक के लघु स्तंभ लेख के बारे में हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है, तो इसमें हमें अशोक की जो राजकीय घोषणाएं हैं उसके बारे में हमें जानकारी इसके लघु स्तंभ लेख से मिलती है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो इसका लघु स्तंभ लेख है वो नेपाल के अंदर है रुमिनदेई। नेपाल में रुमिनदेई इसका जो लघु स्तंभ लेख है, इससे हमें उस समय की यानी मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, आर्थिक नीति कैसी थी, कर व्यवस्था कैसी थी, इन सब बातों की जानकारी हमें रुमिनदेई स्तंभ लेख से मिलती है। इसके अलावा सांची का जो अभिलेख है और सारनाथ का जो अभिलेख है, वहां से हमें उसके अंदर हमें बौद्ध संघ में जो फूट डालने वाले साधु है उनको अशोक द्वारा जो चेतावनियां दी गई है, उन चेतावनियों की जानकारी हमें मिलती है सांची का अभिलेख और सारनाथ अभिलेख से। यानी इन अभिलेखों के अंदर अशोक ने बौद्ध संघ के अंदर जो फूट डालने वाले साधु वगैरह है उनको चेतावनियां दी है। तो ये चेतावनियां हमें मिलती है सांची और सारनाथ के अभिलेख से। जबकि कौशाम्बी का लेख, या फिर इसको हम रानी का लेख बोलते हैं, कौशाम्बी या रानी का लेख, इसका जो निर्माण है वो इसका निर्माण करवाया था अशोक की जो रानी है चारुवाकी ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए कौशाम्बी के लेख को हम रानी का लेख भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अशोक के लघु स्तंभ लेख। केवल कुछ जानकारियां हैं, छोटी छोटी जानकारियां, वो ही हमें ध्यान में रखनी है। तो ये हो गए स्तंभ लेख, शिलालेख। उसके बाद में सबसे लास्ट में है गुहा लेख। इसके जो गुहा लेख है या जो गुफा लेख है वो हमें प्राप्त होते हैं बिहार से। इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें एक तो हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने आजीवक साधुओं के लिए करण चौपड़ और सुदामा नाम की गुफाओं का निर्माण करवाया था। यानी इन गुहा लेख के अंदर हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने आजीवक साधुओं के लिए करण चौपड़ और सुदामा गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो ये प्रश्न भी यहाँ से ध्यान रखना है। जैसे प्रश्न पूछ ले कि सुदामा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था सम्राट अशोक ने। और ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये जानकारी हमें प्राप्त होती है गुहा लेख से। इसके अलावा गुहा लेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने विश्व झोंपड़ी का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान रखनी है जो कि हमें गुहा लेख से प्राप्त होती है। अब अंत में हम एक बार देख लेते हैं कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी लिपियां कौन कौन सी है, यानी कौन कौन सी लिपियां हमें प्राप्त होती है। तो इसमें मुख्य रूप से 4 हमें लिपियां प्राप्त होती है जो कि अशोक के अभिलेख में लिखी गई है। तो फर्स्ट इसमें है ब्रह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामेस्क और ग्रीक। तो ये 4 प्रकार की लिपियां हमें प्राप्त होती है अशोक के अभिलेख से, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामेस्क और ग्रीक। और अशोक के जो अभिलेख हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, ये अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अशोक के अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, अगर भाषा का पूछा जाए तो अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और कौन कौन सी लिपियां हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामेस्क और ग्रीक। इसके बाद अशोक की मृत्यु कब हुई, तो अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। और अशोक की मृत्यु के पश्चात जो मौर्य साम्राज्य है वो पतन की ओर अग्रसर हो गया। और धीरे धीरे इसके जो उत्तराधिकारी आए वो इतने सशक्त या फिर इतने गुणवान नहीं थे। और 185 ईसा पूर्व आते आते मौर्य वंश समाप्त हो गया और इसके स्थान पर एक नए वंश की स्थापना हुई। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक, एग्जाम में अगर पूछ ले कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक था और ये अशोक का 7वां उत्तराधिकारी था। यानी अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए उसमें 7वें नंबर का जो उत्तराधिकारी था वो बृहदत्त था। 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त का जो सेनापति है पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी और वहां पर शुंग वंश की स्थापना की। तो
तो आगे हम पढ़ेंगे 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो शुंग सातवाहन, इस प्रकार के जो आगे के जो वंश है इसको हम उत्तर मौर्यकालीन वंश बोलते हैं, वो हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो ये आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त। हत्या किसने की, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व। तो ये हमने पढ़ा सम्राट अशोक महान के बारे में। थोड़ा टॉपिक लंबा था, लेकिन ये बातें पढ़ना आवश्यक था, क्योंकि एग्जाम में सर्वाधिक प्रश्न सम्राट अशोक में से ही बनते हैं। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।